हेलो बच्चों, मैं GGIC महोबा से नेहा नगाइच और आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के टॉपिक मानव में पोषण के विषय में पढ़ाऊंगी। पोषण या न्यूट्रिशन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण व उनका ऊर्जा के स्रोत के रूप में या शारीरिक अवयवों के निर्माण में उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण या इंजेशन, यह भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने की प्रक्रिया है। दूसरा पाचन, एंजाइमों द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अम्लीय अणुओं वाला भोजन जल में विलय छोटे छोटे अणुओं जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं में टूट जाता है, पाचन कहलाता है। तीसरा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत्र की भित्ति या दीवार से होकर रुधिर धारा में पहुंचता है, अवशोषण कहलाता है। चौथा स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा वृद्धि तथा प्रतिपूर्ति टिश्यू रिपेयर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। पाँचवा बहिक्षेपण एजेशन, वह प्रक्रिया जिसमें अपाचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। अब पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य में जिस तंत्र द्वारा पोषण होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है, पहला आहार नाल और दूसरा संबंधित ग्रंथियां। पाचन तंत्र, मनुष्य की आहार नाल के प्रमुख भाग निम्न हैं। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। इन्हें हम दिए गए डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ग्रंथियां निम्न हैं। पहला लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा यकृत या लीवर, तीसरा अग्नाशय या पैंक्रियाज। ये हमारी आहार नाल जो मुख से मलद्वार तक जाती है लगभग 9 मीटर लंबी होती है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में पहुंचता है। मुख गुहा के प्रमुख भाग हैं दांत, जीभ और लार। दांत द्वारा भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जीभ से भोजन के विभिन्न पदार्थों का टेस्ट आता है तथा जीभ द्वारा पदार्थ में म्यूकस या चिपचिपापन उत्पन्न होता है। लार, मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्राव होता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम कीटाणुनाशक का कार्य करता है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जब हम रोटी को कई बार बहुत देर तक चबाते हैं तो यह हमें मीठी लगने लगती है क्योंकि रोटी में उपस्थित स्टार्च टाइलिन के कारण शर्करा में बदल जाता है। आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली या जिसे खाद्य नली कहा जाता है होता है। ग्रास नली एक पेशी नली है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। भोजन की अवस्था, यहाँ भोजन ठोस अवस्था में होता है। ग्रास नली की भित्ति की गति,
ग्रास नली की भित्ति में क्रमानुकंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसमें भित्तियों का संकुचन व विमोचन होता है। इसी से भोजन ऊपर से धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय या स्टोमक। आमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। यह द्विपालिक थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आमाशय के स्राव। यहाँ जठर ग्रंथियाँ स्राव का स्रोत हैं। स्राव। जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें मुख्य हैं: पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा एंजाइम पेप्सिन, तीसरा श्लेष्मा म्यूकस, चौथा जठर लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। जठर रसों के कार्य। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। यह जठर रस की प्रकृति को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम पेप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। इसके लिए अम्लीय माध्यम होना आवश्यक होता है। तीसरा श्लेष्मा या म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। यह श्लेष्मा आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। जठर लाइपेज। लाइपेज द्वारा वसा को आंशिक रूप से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया इमल्सीकरण कहलाती है। भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है, जब तक कि भोजन की लुगदी न बन जाए, जिसे कायम कहा जाता है। अब यह कायम आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई लगभग 8 मीटर होती है। इसका व्यास बहुत कम होता है, इसलिए यह छोटी आंत कहलाती है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। पहला ग्रहणी। ग्रहणी यू के आकार में होता है। दूसरा जेजुनम। जेजुनम लगभग 3 फीट का होता है। इसमें प्रवर्त या बिलाई होते हैं जो अवशोषण में मदद करते हैं। क्षुद्रांत इलियम। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। इसमें भी उंगली के आकार के प्रवर्त या बिलाई होते हैं। स्थिति। यह कुंडली के रूप में बड़ी आंत से घिरी हुई होती। प्रवर्त या बिलाई। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर लाखों सूक्ष्म अंगुली के आकार के प्रवर्त या बिलाई होते हैं, जिनसे छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों की। छोटी आंत। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण व पाचन छोटी आंत में होता है। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस जाता है, पहला यकृत और दूसरा ग्रहणी। आमाशय से कायम आगे बढ़ता है तथा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में धीरे धीरे पहुंचता रहता है। यहाँ यकृत से पित्त रस आ जाता है। यकृत उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है तथा आमाशय का कुछ भाग ढके रहता है। पित्त रस। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यह पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह वसा अम्लों का अवशोषण करता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। इसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं, पहला बिलीरुबिन और दूसरा बिलीबर्डिन।
मल का पीला रंग इन्हीं वर्णक के कारण होता है। ग्रहणी में पित्त रस पहुँचने के बाद अब अग्नाशय से अग्नाशय रस आ जाता है। ग्रसनी तथा अग्नाशय रस इसके निम्न एंजाइमों की कायम पर निम्न क्रिया होती है। ट्रिप्सिन, यह पेप्टोन्स को तथा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरा एमाइलेज, यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तीसरा लाइपेज, यह वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। छोटी आंत की भित्तियों से स्रवित रस आंत्र रस कहलाता है। आंत्र रस के एंजाइमों की क्रिया कायम पर इस प्रकार होती है। इरेप्सिन, यह प्रोटीन तथा शेष बचे पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। छोटी आंत के इलियम भाग की आंतरिक सतह पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें बिलाई कहते हैं। प्रत्येक बिलाई पर रुधिर कोशिकाओं और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है, जो भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग हो जाता है और साथ ही भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, यह दो भागों में बटी होती है, कॉलन और रेक्टम या मलाशय। कॉलन अपचित भोजन से अधिकांश जल को अवशोषित कर लेता है और भोजन लगभग ठोस के रूप में बचता है। मलाशय रेक्टम, इसमें ठोस अपचित अंश एकत्रित हो जाता है। मलद्वार एनस, समय समय पर मलद्वार से अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब हम पाचन क्रिया को एक बार संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहले भोजन का मुंह में अंतःग्रहण किया, उसके बाद दांतों ने उसे चबाया। लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम टाइलिन ने उसमें उपस्थित स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदला। जठर ग्रंथियों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करके अम्लीय माध्यम बनाया, जो कि पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक है। जठर ग्रंथियों ने किया श्लेष्मा का स्राव और जठर रस में उपस्थित लाइपेज ने वसा को छोटे अणुओं में खंडित किया। फिर भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में गया, जहां यकृत व अग्नाशय ग्रंथियों द्वारा स्रवित रसों ने भोजन का पाचन किया। यकृत ने पित्त रस का स्राव किया, जिसने वसा के अणुओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा। यहाँ क्षारीय माध्यम की आवश्यकता थी, इसलिए ग्रहणी की भित्ति ने बाइकार्बोनेट आयन स्रवित किए। अग्नाशयी ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला। अग्नाशयी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदला। फिर इलियम की भित्ति ने किया सकस एंटेरिकस का स्राव, जिसने अंततः कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तथा वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में विखंडित किया। फिर पाचन के बाद भोजन के छोटे छोटे अणुओं का छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों द्वारा बिलाई की सहायता से अवशोषण हुआ और रक्त में विलेय हो गया। पचित व विलेय भोजन को रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाया गया, जहां उसका स्वांगीकरण हुआ और अपचित भोजन पहुंचा बड़ी आंत में, जहां पर कॉलन ने किया पानी का अवशोषण और अपाचित अंश हो गया ठोस, जो मलाशय में हुआ एकत्र
और मलद्वार द्वारा सही शरीर से बहिक्षेपित हो जाता है। इस तरह पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। थैंक यू बच्चों।